नमस्ते गुरुकुलियंस। आशा करता हूँ कि आप अपने यथास्थान सपरिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख रहे होंगे। हमने इससे पहले वाले कालांश में अहमदनगर किला जो हमारा पहला पाठ है इसके बारे में पढ़ा। इसी के अगले भाग जो हमारे पास है जिसे हम कहते हैं अतीत का दबाव, हमने पहले पढ़ा कि किस तरह नेहरू जी ने जेल में रहते हुए क्या क्या कार्य किए, कैसे उन्होंने अनुभव किए, क्या सोचा, किस तरह से उन्हें इस इतिहास लिखने की प्रेरणा मिली, किस तरह से उन्होंने अपने इस किले से संबंधित इतिहास के जितने भी मुख्य बिंदु थे उन्हें संजोया। यह सब नेहरू जी लगातार अनुभव करते रहे और उन्होंने इसे एक पुस्तक के रूप में, जब पूरी भारतीय विरासत, भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, तब उन्होंने इसे एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इसी कड़ी में अगला भाग है अतीत का दबाव। अतीत का दबाव, अतीत क्या है? हमारा इतिहास, जो बीते समय में लोगों द्वारा घटित घटनाएं या ऐसी घटनाएं जिन्हें हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं या हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। बहुत से इतिहासकारों द्वारा ये भी लिखा जाता है कि आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ था, आज से 5,000 साल पहले क्या हुआ था। इसी तरह से जो अतीत है वह हमें किस तरह से हमारे सामने आता है, या इतिहासकार किस तरह से उस अतीत को हमारे सामने रख रहे हैं, हमें दे रहे हैं, वो अपनी जानकारी किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सब है अतीत हमारे सामने किस तरह आ रहा है। अतीत का दबाव, दबाव यानी कि किसी चीज़ का प्रेशर, वह किस तरह से हम उस प्रेशर को लेते हैं। इतिहास हमारा अतीत दो प्रकार का हो सकता है। एक या तो बहुत ही स्वर्णिम इतिहास हो, बहुत ही अच्छा हो, जिसमें किसी भी प्रकार की ऐसी घटना का वर्णन ही ना हो जो घटना हमें किसी प्रकार का दुख दे, जिसे पढ़कर हम परेशान हो जाएं, या ऐसी घटना जिसे पढ़कर हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाएं। दोनों ही प्रकार का अतीत जो है मनुष्य के जीवन से जुड़ा होता है। नेहरू जी कहते हैं कि अतीत क्या है? अतीत यदि बहुत अच्छा हो तो हमें उस पर गर्व होता है, हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि हम ऐसे अतीत से संबंध रखते हैं जो अपने समय में बहुत उच्च कोटि का था। इसी तरह यदि अतीत अच्छा ना हो, अतीत में यदि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ, हमारी आज के आधुनिक समय में वह घटनाएं हमारे ऊपर प्रभाव डालती हूँ, तब अतीत क्या हो जाता है? हमारे लिए दम घोटू हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थात दम घोटने वाला। हमें परेशान करने वाला आदि। अब नेहरू जी ने यह अनुभव किया कि इतिहास के दोनों ही पक्ष जो हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत समय से भारतीय संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है, बहुत लंबे समय से यह हमारे साथ चली आ रही है। विश्व में दो सभ्यताएं जो हैं, ये दो संस्कृतियां जो हैं बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, जिसमें से एक भारत की सभ्यता और दूसरी चीन की। भारतीय सभ्यता में नेहरू जी ने यह देखा कि किस तरह से वह 10,000 सालों से पहले भी, या कई साल पहले, कई वर्षों पहले, 10,000 से भी अधिक हो सकते हैं, किस तरह लोग अपनी विजय का अर्थात जीत का
जश्न मनाते थे, विजय का उल्लास हर्ष मनाते थे, या यदि वह हार जाते तो किस तरह से उसकी दुखद यंत्रणा, हार जाने पर यदि किसी के गुलाम हो जाते तो किस तरह की यातनाएं उन्हें सहन करनी पड़ती। इसी तरह से वह यह भी देखते थे, उन्होंने यह भी देखा कि किस तरह से हमारा अतीत आज आधुनिक युग में हमारे साथ है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अतीत में हुए और आज आधुनिक युग में वह एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे सामने है। बहुत सी ऐसी रोचक घटनाएं हुई जिनसे हम आज भी प्रेरणा लेकर अपने आधुनिक या वर्तमान समय को और भविष्य को सुधारते हैं। यदि यह बात मान ली जाए कि उस समय जो व्यक्तियों के विशेष गुण थे, भारतीयों में मर्यादाओं का, परंपराओं का, प्राचीन रूढ़ियों का बहुत बड़ा अहम स्थान है। भारत के लोग आज भी परंपराओं को, उन पुरानी बातों को मानते हैं और यही भारतीय संस्कृति है। हम किस तरह से अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं आज भी, चाहे यह संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है और हमें आज भी उसी परंपरा से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन नेहरू जी ने यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष गुण है, वह गुण व्यक्ति उस समय भी उस विशेष गुण से अपने जीवन में एक विशेष कार्य करता था और आज भी यह गुण मनुष्य के जीवन में एक विशेष कार्य करने के लिए उसे प्रेरणा देता है। फिर नेहरू जी ने यह देखा कि प्राचीन जो सभ्यता है, भारतीय प्राचीन जो संस्कृति है, और अब उनके समय का जो वर्तमान समय था उसमें कितना बदलाव आया है, किस तरह से वह इन सब चीज़ों को लेखक के रूप में विद्यार्थियों के सामने, लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में यह बताया कि वह किन किन चीज़ों के उत्तराधिकारी हैं, अर्थात उन्हें अपनी प्राचीन विरासत से, प्राचीन संस्कृति से क्या क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति से, प्राचीन विरासत से वह आश्चर्यजनक और साहसिक कार्य करने वाले लोगों के विशेष गुण प्राप्त हुए हैं जिनसे भारत आज तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ किस तरह से यदि कोई पराजित हो जाता है तो उस पराजय को भूलकर उसे आगे बढ़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विजयी हो जाता है तो उस विजय का कितना आनंद उसे उठाना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए और कितना कठिन परिश्रम उसे करना चाहिए। यह सब बातें नेहरू जी ने अतीत के दबाव मुख्य बिंदु में बताई हैं। अब लेखन कार्य के लिए नेहरू जी को यह समझना बहुत आवश्यक था कि भारत जो है वह इतना विशाल देश है कि इसकी हर ओर संस्कृति, विरासत फैली हुई है। इस विरासत, इस संस्कृति को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाना या प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग संस्कृति को दूसरे राज्यों तक, दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। उन्होंने अपने लेखन से, अपनी विद्वत्तापूर्ण शैली से यह कठिन कार्य बहुत आसानी से कर दिया। तो बेटा, इस पहले अध्याय में हमने नेहरू जी के द्वारा अहमदनगर के किले में बिताए गए उनके समय को उन्होंने किस तरह प्रयोग किया, उन्होंने क्या क्या किया, बागवानी के समय उन्हें किस तरह बागवानी करते समय कुछ विशेष इमारतों के टुकड़े मिले, गुंबदों के टुकड़े मिले, किस तरह से उन्होंने खुदाई आरंभ करने की अपील की लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। तब उन्होंने उसी समय उस कुदाल को छोड़कर
कलम उठा ली और इतिहास लिखने का फैसला किया। फिर उन्होंने अपने अनुभवों से उस लेखन को और अधिक अच्छा बनाने के लिए अलग अलग पक्षों पर विचार किया। उन्होंने किस तरह यह देखा कि किस तरह का इतिहास हमें कैसी मनोदशा प्रदान करता है, वह अपने इतिहास से क्या क्या सीखे हैं, उन्होंने अपने इतिहास से, संस्कृति से किस तरह के विकास की उम्मीद की है, यह सब हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा है। अब हम इस पाठ के जो मुख्य प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में सबसे पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने अभिव्यक्ति कब की? अर्थात नेहरू जी ने अहमदनगर के किले से यह सब बातें लोगों को कब बताई? नेहरू जी जब भारत की आज़ादी के बाद वह किले पर गए, तब उन्होंने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। वह बहुत बार इस किले में यात्रा या जेल यात्रा के लिए जा चुके थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी के उपरांत अपने यह सब अनुभव लोगों के सामने रखे। सबसे पहले वह 1922 में इस किले में गए थे। तब से उन्होंने इस किले के साथ एक अपना संबंध स्थापित कर लिया था और इस किले से संबंधित जितनी भी बातें थी उन्होंने अपने पहले अध्याय को इसी किले के नाम का शीर्षक दिया है, अहमदनगर का किला। दूसरा प्रश्न है बेटा, नेहरू जी आज़ाद हुए बिना इतिहास लिखने में असमर्थ क्यों थे? तो वह यह मानते थे कि मैं इस चार दीवारी के अंदर रहकर भारतीय इतिहास का अनुभव नहीं कर सकता, ना ही मैं यह पता कर पाऊँगा कि हम कितनी प्राचीन, हम कितने लंबे समय से इस संस्कृति से जुड़े हैं, हम कितने लंबे समय से या आधुनिक समय में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चेत और ना ही वह पैगंबर का रूप अर्थात किसी भविष्य वक्ता का रूप अपनाकर इतिहास लिख सकते थे, इसलिए उन्होंने इस आज़ाद हुए बिना या अहमदनगर के किले से बाहर जाए बिना इतिहास लेखन में असमर्थता व्यक्त की। तीसरा प्रश्न है, इतिहास लेखन के बारे में इतिहासकार गेटे का क्या कहना है? इतिहास लेखन कैसा होना चाहिए? इतिहास व्यक्ति के मनोदशा पर क्या प्रभाव डालता है? इतिहास मनुष्य को किस तरह से प्रेरित करता है? यह सब बातें इतिहासकार गेटे के द्वारा जो भी कथन है नेहरू जी ने अपनी इस प्रथम अध्याय में हमें बताए हैं। और इतिहासकार गेटे का मुख्य कथन है कि यदि इतिहास लेखन एक अच्छा और ठोस आधार हमें प्रदान करता है तो वह इतिहास हमें इतिहास के उस दबाव से राहत दिलाता है। हम इतिहास के बारे में बेहतर जान सकते हैं यदि इतिहास का कोई ठोस आधार हो। प्रश्न नंबर 4 है, इतिहास के दबाव के बारे में नेहरू जी का क्या कथन है? इतिहास के बारे में नेहरू जी का कहना है कि इतिहास मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। यदि इतिहास गौरवशाली हो, बहुत स्वर्णिम हो, तो वह मनुष्य को एक भाग्यशाली होने की अनुभूति कराता है। लेकिन इसी तरह यदि इतिहास के जो पृष्ठ हैं वह किसी दुखद घटनाओं से युक्त हों तो इतिहास हमारे लिए दम घोंटू हो जाता है, अर्थात दम घोंटने वाला हो जाता है कि हम ऐसे इतिहास से संबंध रखते हैं जिसने बहुत दुख देखे हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू जी अपनी विरासत किसे मानते हैं?
नेहरू जी अपनी विरासत, उन दसियों हजारों सालों से चली आ रही परंपराओं को, संस्कृतियों को मानते हैं। नेहरू जी अपनी विरासत, उन साहसिक कार्यों को मानते हैं जो कार्य उस समय मनुष्य द्वारा किए गए थे। नेहरू जी उन सभी विजयों के हर्ष को, उल्लास को अपनी विरासत मानते हैं जो उस समय विजय से हमें प्राप्त हुए थे। नेहरू जी उन दुखद घटनाओं को भी अपनी विरासत मानते हैं जो किसी मुख्य युद्ध में हार जाने पर, किसी की गुलामी करने पर लोगों को उस समय प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, नेहरू जी कलम उठाने के लिए विवश क्यों हुए? जब उन्होंने अहमदनगर के किले में रहते हुए बागवानी करते समय अंग्रेज़ अधिकारियों से अपील की कि वह और अधिक खुदाई करना चाहते हैं ताकि उन्हें जो भी भूमि से इमारतों के अवशेष, गुंबद प्राप्त हो रहे थे वह उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, लेकिन अंग्रेज़ अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी और उन्हें विवश होकर कलम उठानी पड़ी। उन्हें कुदाल छोड़कर लेखन का कार्य करना पड़ा। अगला प्रश्न है बेटा, अंतिम प्रश्न है इस कड़ी का, चांद बीबी कौन थी? इनसे संबंधित विशेष घटना का वर्णन कीजिए। आप सभी जानते हैं कि चांद बीबी अहमदनगर के किले में रहने वाली एक महिला थी। वह उस किले पर शासन किया करती थी, अर्थात वह वहाँ की रानी थी। वह बहुत साहसी थी, वीरांगना थी। उन्होंने अकबर की शाही सेना को किले पर आक्रमण करते समय पीछे धकेल दिया। बहुत वीरतापूर्वक उन्होंने युद्ध किया, अपने नेतृत्व से सेना का संचालन किया और उनके इस युद्ध कौशल से वह आज भी इतिहास के पृष्ठों पर अमर हैं। इसी घटना से हम चांद बीबी को याद किया करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हमने इस पाठ का सार पढ़ा और इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं हमने उन पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे और PDF के माध्यम से आपके पास जो भी प्रश्नोत्तर आएंगे उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद अगले अध्याय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।